हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं स्टैटिक जीके के क्विक रिवीजन में। क्विक रिवीजन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चीज़ आपको हम पढ़ाते हैं उसका फास्ट तरीके से रिवीजन करवाना। और मेरे भाई, हम यहाँ पर जो रिवीजन करवाने वाले हैं ना, वो कंप्लीट स्टैटिक जीके में जितने भी हमारे टॉपिक है उन सभी का करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। तो इस तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3 लगभग हम 3 से 4 घंटे में पूरा स्टैटिक जीके का कंप्लीट रिवीजन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों क्लासिकल डांस। तो हमारे पास कितने क्लासिकल डांस होते हैं? 8। नंबर 1 अगर हम बात करें भरतनाट्यम, जो दिखता इस तरीके से है, ये भरतनाट्यम है। और मेरे भाई, इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से। ये भरतनाट्यम है, दिखता इस तरीके से, राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट करते हैं कथक, जो इस तरीके से दिखता है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो वह है आपका कथकली, जिसका संबंध आपका केरला से। वहीं बात करें मणिपुरी, मणिपुरी इस तरीके से आपको दिखता है, इसका संबंध मणिपुर राज्य से। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम आपको इस तरीके से दिखता है, और ये हम इसका भी संबंध आपका केरल राज्य से होता है। उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े, एक मिनट, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इस तरीके से आपको दिखता है और इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट हम बात करें मेरे भाई, वो है आपका ओडिसी, और ओडिसी की बात करें, ये इस तरीके से आपको दिखता है और इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। और उसके बाद सत्रिया जो अंतिम है, ये सन 2000 में ऐड हुआ था, ये इस तरीके से दिखता है और ये असम राज्य का है। अब हम जो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, वो है क्लासिकल डांस की पर्सनैलिटी। 8 क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश, कथक के भरतनाट्यम तमिलनाडु, सॉरी उत्तर प्रदेश यहाँ से निकल गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, ओडिशा ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम केरला, मणिपुरी मणिपुर। अब इनसे जुड़ी पर्सनैलिटी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जैसे फेमस पर्सनैलिटी ऑफ भरतनाट्यम। अगर हम बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, इनका संबंध किन से है? यामिनी कृष्णमूर्ति, अगर हम बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति इस तरीके से आपको दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर पर्सनैलिटी अपने समय पर रही है। और मेरे भाई, इनको पद्मश्री, अगर हम बात करें, इसमें पेन कहाँ गायब हो गया, इनको पद्मश्री अवार्ड 1968 में मिला है, वहीं पर पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण सन 2016 में। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है अ पैशन फॉर डांस। तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है, और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो वह है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, जिनका संबंध जो है आपका भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों नृत्य से रहा है। राज्यसभा में कला के क्षेत्र में ये सदस्य भी नॉमिनेट की गई है, और इनका स्टेट है महाराष्ट्र। और मेरे भाई, इनको पद्म भूषण 1992 में मिला है, पद्म विभूषण 2003 में मिला है। वहीं पर नेक्स्ट पर्सनैलिटी है रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगर हम बात करें, इनका राज्य तमिलनाडु है, मृत्यु 1986 में हो चुकी है। कई बार पूछा गया है कि इनका क्लासिकल डांस कौन सा था? भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली ऐसी डांसर है जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र से गई थी। आपकी जानकारी, आपको पता होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो कला के क्षेत्र में ये पहली पर्सनैलिटी थी, ठीक है, जो पहुंची थी। उसके बाद अगर हम बात करें लीला सैमसन की, बात करें लीला सैमसन, ये है, और इनको 1990 में पद्मश्री मिला हुआ है, और संगीत नाटक अकादमी आपको इनको मिला हुआ है। उसके बाद इनका भी क्लासिकल डांस मेरे भाई भरतनाट्यम है। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इतनी स्पीड से क्यों पढ़ा रहे? बेटा, क्विक रिवीजन है, तो क्विक रिवीजन में जो आपको मैंने पढ़ाया अभी तक, उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ स्पीड के साथ। इनका राज्य तमिलनाडु है। उसके बाद अगर हम बात करें मृणालिनी साराभाई, ठीक है, ये हमारे जो अंतरिक्ष साइंटिस्ट थे, कौन, अभी हम आपको बताएंगे। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है, गुजरात राज्य से है। और जो इनका डांस है, क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। पूछा जाता है किस डांस से संबंध रखते हैं, और इनको पद्मश्री मिला है 1965 में, पद्म भूषण मिला है 1992 में। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, पद्मा सुब्रमण्यम, जो इस तरीके से आपको दिखती है, और इनका स्टेट है तमिलनाडु। जो इनको अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री मिला है 1981 में,
पद्म भूषण मिला है सन 2003 में, और शास्त्रीय नृत्य है इनका भरतनाट्यम। अपने नोट्स ओपन करके रखे जो आपने बनाए हुए पहले क्लास देख के, तभी आपको रिवीजन में मजा आएगा मेरे भाई। उसके बाद राज्य इनका तमिलनाडु हमने बता दिया। नेक्स्ट बिस्सानो राम गोपाल, ये भाई साहब ऐसे दिखते हैं आपको, बिस्सानो राम गोपाल जी, और इनको कर्नाटक राज्य से संबंध है, ठीक है। और इनकी बुक अक्सर पूछी जाती है, इंडियन डांसिंग 1951 में, रिदम्स इन हेवंस 1957 में, दोनों की दोनों इंपोर्टेंट है बुक। इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है, और ये एक्टिव रहे हैं 1912 से लेकर 2003 तक, ठीक है। भरतनाट्यम डांस से ही इनका संबंध है। उसके बाद पद्मनी प्रियदर्शनी, जो आपको इस तरीके से सुंदर सी दिखती होगी, ठीक है, बड़ी क्यूट सी, और ये केरल राज्य से, इनकी मृत्यु 2016 में हो चुकी है, 71 वर्ष की रह के। सांतला नाट्यश्री पुरस्कार इनको मिला है, और ये इंडस्ट्री फिल्म व्यवसाय से इनका संबंध है, और ये भरतनाट्यम डांस के लिए भी बड़ी फेमस थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट वैजयंती माला, वैजयंती माला की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो वैजयंती माला ये आपने फिल्मों में देखी होगी, साउथ की पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने हिंदी मूवी में काम किया था। तो राज्य इनका तमिलनाडु है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के इनको मिल चुके हैं, संगम मूवी के लिए, गंगा जमुना मूवी के लिए, साधुमती मूवी के लिए, ठीक है। और क्लासिकल डांस इनका भरतनाट्यम है मेरे भाई। वैजयंती माला पहली साउथ एक्ट्रेस है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिन्होंने कहां पर, हिंदी फिल्मों में काम किया था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो टी बाला सरस्वती, ठीक है, इनके तंजोर बाला सरस्वती इनका पूरा नाम है, और तमिलनाडु राज्य से संबंध है। पद्म भूषण 1957 में मिला है, पद्म विभूषण 1997 में मिला है, संगीत नाटक अकादमी 1955 में मिला है, और इनका भी क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें मालविका सरुकाई, तो दोस्तों इनके बारे में भी याद आपको रखना है कि इनका राज्य तमिलनाडु है, पुरस्कार मिला है पद्मश्री 2003 में, संगीत नाटक अकादमी मिला है सन 2002 में, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही इनका है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद एम के सरोजा, एम के सरोजा की अगर हम बात करें तो एम के सरोजा तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं। जन्म है 7 अप्रैल 1931, निधन जून 2022 में हो गया था। पद्मश्री मिला है सन 2011 में, और संगीत नाटक अकादमी मिला है 1995 में, और क्लासिकल डांस है इनका मेरे भाई भरतनाट्यम, ठीक है, दिख रहा है आपको, वेरी गुड। सी वी चंद्रशेखर वर्तमान में अभी एक्टिव है 1947 से, और अगर हम बात करें संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है, और शास्त्रीय नृत्य इनका भी भरतनाट्यम में। पहले इंपोर्टेंट भरतनाट्यम के सारे में करवा देता हूं, उसके बाद अब आपका कुचिपुड़ी का हमने यहां पर रखा है। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगी अर्पणा सतीसन, तो ये अर्पणा सतीसन जी है, ये केरल से संबंध रखती है, कुचिपुड़ी की फेमस डांसर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा ये 2 पॉइंट गलत लिखे हैं, मतलब ये पॉइंट नहीं है, पूरा लाइन है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट नहीं है, पूरी अपने आप में एक लाइन है, ठीक है। ये राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड इनको दिया गया है। अगर हम बात करें राधा रेड्डी, राधा रेड्डी ये आपके अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से है, और इनको पद्म भूषण पद्मश्री दोनों मिल चुका है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट स्वप्न सुंदरी, तो ये है जी आपका राज्य तमिलनाडु है, पुरस्कार पद्म भूषण मिल चुका है, और ये भी आपका किसके लिए, कुचिपुड़ी के लिए फेमस है। उसके बाद शोभा नायडू, ये है शोभा नायडू, बहुत सुंदर आपको दिख रही होगी पीपीटी में, तमिलनाडु से इनका संबंध है। हमसा पुरस्कार, जैसे आपसे 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कालिदास सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हमसा अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी की अगर हम बात करें, ये है पद्मजा रेड्डी, और आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में इनको दिया गया, पद्मश्री 2022 में इनको दिया गया, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट केलुचरण महापात्र, मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी किसके लिए, केलुचरण महापात्र पर्सनैलिटी जो है, केलुचरण महापात्र आपको दिख रहे होंगे, सुदामा जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये केलुचरण महापात्र है। ये आपके ओडिशा
राज्य से संबंध है। और भाई साहब इनके बारे में आप पहले जान लीजिए, जब ओडिसी क्लासिकल डांस को बिल्कुल खत्म होने वाला था, समाप्त होने वाला था, उस समय केलुचरण महापात्र एक ऐसी पर्सनैलिटी हुए जिन्होंने इसको सबसे ज्यादा एनर्जी लगा के इस पे काम किया। और इसके लिए इन्होंने स्कूल भी ओपन किया था जिसका नाम था सृजन स्कूल। और इनकी कई सारी स्टूडेंट रही है जो बड़ी फेमस है, जैसे संयुक्त प्राणगिरी, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोदी और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब केलुचरण महापात्र की स्टूडेंट है। और केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है मेरे भाई, इनके बारे में ये बात आपको याद रखनी होगी। उसके बाद हम चलते हैं माधवी मुदगल। माधवी मुदगल का भी संबंध ओडिसी राज्य से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, इनके पुरस्कार याद रखने, इतनी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं है। कथकली के लिए, कथकली कहां से संबंध है आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में तुरंत। कथकली केरला से है, ठीक है, और ये केरला से है। और ये पर्सनैलिटी का नाम है आनंद शिवरामन, कृष्णकुट्टी, मरनालिनी साराबाई, बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर और शांता राव। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। उसके बाद अगर हम बात करें कथक, ये कथक है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से अभी मैंने बताया था। और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्णन, शोभा नारायण। शोभा नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ था इनको कथक में। मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण चटर्जी, मंजूश्री कुमुदनी लखिया, कलका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर, इनका संबंध कथक राज्य, कथक से, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है कथक नृत्य का। वहीं पर बात करें मणिपुरी, मणिपुरी का संबंध दोस्त आपका कहां से, मणिपुर राज्य से है। और नैना झावेरी, स्वर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, इनको बोलते हैं झावेरी सिस्टर्स, झावेरी बहनें। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिन्नो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, इनका संबंध कहां से दोस्त, मणिपुरी नृत्य से। उसके बाद अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें केरला से, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, शांताराव, कलामंडलम छेमती, डॉक्टर सुनंदा नायक, इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। उसके बाद अगर हम बात करें सत्रिया, सत्रिया का संबंध है मेरे दोस्त आपका असम राज्य से। श्रीमद शंकरदेव, शारदीप सोकिया, गुरु जतन सिंह गोस्वामी, ठीक है, और प्रभात शर्मा, इनका संबंध कहां से, इनका संबंध सत्रिया से। कहां से संबंध है इनका, सत्रिया से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट, कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, आपका बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, अल्लारका खान का संबंध किससे है, तो यहां से ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगीत वाद्य यंत्र के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्त 3 प्रकार के होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट जो हवा से बजाए जाते हैं, जो ताल से बजाए जाते हैं अर्थात जिसमें तब तक, उसके बाद जो तार से बजाए जाते हैं जैसे आपका तार पे करते। जैसे अगर हम बात करें बांसुरी, सहनाई, सैक्सोफोन, हारमोनिका, तुरही, पियानो, हार्प, तबला, मृदगम, ढोल, ढोलक, मंजीरा, घटम, पखावज, ये सारी चीज आपको जानते होंगे। जैसे वीणा में तार का प्रयोग होता है, सारंगी में तार होता है, सुरबहार में तार होता है, मैंडोलिन में। अब इनकी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी कहाँ से पूछी जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। इन सबको देख लीजिए, अगर आप नहीं जानते नाम लिख दिया मैंने, मैं साइड हट जाता हूँ, सबको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। माउथ ऑर्गन हो, सितार हो, बेंजो हो, चीनी सारंगी हो, सहनाई हो, बांसुरी है, अलगोजा, छोटा पियानो, ठीक है, सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है इस टॉपिक से, जैसे आपसे पूछा सरोद वादक कौन है, तो सरोद दिखता कैसा है, इस तरीके का सरोद होता है। अब इसकी जो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी वो कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी, जरीन शर्मा, ये इसके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। यानी ये जो है अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, आपका बहादुर खान, आपका सरन रानी और जरीन शर्मा, ये वो पर्सनैलिटी है जो इसके लिए बड़ी फेमस है। ऐसा नहीं कि केवल यही बजाते हैं, इनके अलावा बहुत सारे लोग इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे मेरे भाई, तो आता है तबला।
अब तबला दिखता कैसे, इस तरीके का आपको तबला दिखता है, तबक 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 तबक, है ना। अब तबले की जो पर्सनैलिटी है फेमस, वो कौन कौन है? आला रका का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट मेरे भाई, उस्ताद जाकिर हुसैन, समीर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रसाद घोष, संदीप दास, इन सब का संबंध तबले से। सेम आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल गया, इनका संबंध किससे? तबला से। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट पर्सनैलिटी आपको दिख जाएगी सारंगी के लिए। सारंगी दिखती कैसी? इस तरीके से आपको सारंगी दिखती है, थोड़ी वजन में भारी होती, हालांकि बहुत ज्यादा भारी नहीं होती, बीच में खोखली होती है। तो इसके लिए सकूर खान, पंडित रामनारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदाद खान, इनका संबंध किससे है? सारंगी से। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आए तो फिर आनंद लीजिए, रिवीजन करिए, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो रिवीजन से होता है मेरे भाई। वायलिन देखिएगा, वायलिन इस तरीके का होता है, ठीक है, आपने देखा होगा शादियों में, जो मूवी में शादी देखी होगी, आपकी शादी में वायलिन नहीं बजता, ठीक है जी। गोपाल कृष्णन, एम राजम, एम चंद्रशेखरम, लाल गुड़ी, जयरामन, ठीक है जी। और ये सारी पर्सनैलिटी वायलिन के लिए फेमस है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें सितार, ये एनिमेशन गलत लगा दिया, पहली पर्सनैलिटी आ गई, ठीक है, ये मैं नहीं लगाए हैं दरअसल। सितार, सितार इस तरीके के दिखता है। रविशंकर, इनके भाई उदय शंकर भी है, जो आधुनिक नृत्य के जनक माने जाते हैं। शहीद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आज, और विलायत खान, ये थोड़ा सा एनिमेशन मुझसे गलत लग गया, मैंने आज तक कभी भी किसी से भी अपना कंटेंट नहीं बनवाया है। मैं खुद हमेशा अपना कंटेंट बनाता हूँ, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो कंटेंट के क्वेश्चंस हो, ठीक है। मैं देखता जरूर हूँ इधर उधर से, किताबों से, उन सबसे, जाहिर सी बात है मेरे अंदर कोई ज्ञान का पिटारा अलग से नहीं ब्रह्मांड में डाल दिया गया। क्लासेस देखना, यूट्यूब पे ट्रेंड क्या है, या और एप्लीकेशंस पे क्या चीज़ चल रही है, क्या मैं स्टूडेंट के लिए और बेहतरीन कर सकता हूँ, किस तरीके से और अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, क्योंकि हमने कभी एसएससी के एग्जाम्स नहीं दिए, बट जब मैं एसएससी को पढ़ाने लगा पिछले 2 सालों से, तो मैंने ये चीज देखी कि बच्चों को जीएस का डर वास्तव में है, और इस जीएस के डर को खत्म करने के लिए हमने संकल्प लिया है, और इसीलिए बोला भी है, अब निकलेगा जीके जीएस का डर, क्योंकि पढ़ा रहे हैं शिवांग सर। और पिछली लगभग अगर हम बात करें 20 मिनट में मैंने आप लोगों को, 18 मिनट में मैंने आपके 2 से 3 टॉपिक का रिवीजन करवा दिया। अभी चलेंगे आगे, और ये भी थोड़ा सा एनिमेशन गलत लग गया। बांसुरी, बांसुरी की जो है हरिप्रसाद चौरसिया, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। हरिप्रसाद चौरसिया, इनको पद्म विभूषण, भूषण, संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है। आपको याद रखना, हरिप्रसाद चौरसिया मतलब बांसुरी, बांसुरी मतलब हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित पन्नालाल घोष भी दूसरी पर्सनैलिटी, बांसुरी इस तरीके को आपको दिखती है। बड़ा अट्रैक्टिव मैंने चीजों को बना दिया इमेज वगैरह लगा के। उसके बाद शहनाई, शहनाई की अगर हम बात करें तो शहनाई है, और इसके लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कृष्णा राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, इनका संबंध किनसे है? शहनाई से। इनका संबंध किससे? शहनाई से। उसके बाद ये है आप लोगों का संतूर, ठीक है, तार से बजता है, ठीक है, इसके तार का मूवमेंट करना पड़ता है। पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, इनका संबंध है संतूर से। इनका संबंध कहां से? संतूर से इनका संबंध है। उसके बाद वीणा, वीणा की बात करें तो इस तरीके को आपको वीणा दिखती है, ठीक है, वीणा आपको दिखती है। जिया मोहिउद्दीन डागर, अयगिरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंगर, इन सभी का संबंध किससे है? वीणा से, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बात करें रुद्र वीणा, रुद्र वीणा की बात करें, रुद्र वीणा, रुद्र वीणा इस तरीके से आपको दिखती है, और इनका संबंध है आपका असद अली खान से। रुद्र वीणा का संबंध किससे? असद अली खान से। उसके बाद मोहन वीणा, ठीक है जी, मोहन वीणा की बात करें, मोहन वीणा इस तरीके को आपको दिखती है, और इनके आविष्कारक भी इन्हीं को माना जाता है, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मृदगम, ये है मृदगम। मृदगम की अगर हम बात करें, केवी प्रसाद, एसवी राजा राव, उमल यापुरम, शिवरामन, इनका संबंध कहां से? मृदगम से इनका संबंध है। उसके बाद पखावज, ये तोताराम शर्मा जी है, और ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है भाई साहब, और बहुत बार इनके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तोताराम शर्मा जी के पखावज से। उसके बाद सुरबहार, सुरबहार, और इनका नाम है जी अन्नपूर्णा देवी। उसके बाद अगर हम बात करें
गिटार, गिटार के लिए ब्रजभूषण काबरा, ये यहाँ पर एक सेकेंड, ये गिटार ये ब्रजभूषण काबरा है, ठीक है जी, ब्रजभूषण काबरा। पीडीएफ बिल्कुल सही मिल जाएगी, यहाँ पर हिंदी में ब्रजभूषण काबरा नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें, ये असम का खुआंग है, दोनों तरफ जानवरों की खाल से लिपटा हुआ एक खोखले पेड़ से बना होता है, ये इस तरीके का बनता है, इसको बोलते हैं खुआंग। उसके बाद असम का गोगोना, गोगोना ऐसा होता है, ये गोगोना है, ठीक है। झारखंड में सिंगा, सिंगा इस तरीके का होता है, बांस, ये भैंस के सींगों से बनता है, सिंगा बांस और भैंस के सींग का, ये इसमें यहां पर ये बांस लगा होता है और ये भैंस का सींग लगा होता है। पश्चिम बंगाल में डोटोरा, ये डोटोरा है भाई साहब, ठीक है, ये डोटोरा है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट। और अगर हम बात करें नेशनल पार्क, नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, नेशनल पार्क हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें A to Z, एक एक स्टेट के मैं नेशनल पार्क आपको पढ़ाने वाला हूं। नेशनल पार्क, व्हाट इज अ नेशनल पार्क? विलुप्त होने वाली या खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं कि इनको संरक्षण दिया जाए, ठीक है। वर्तमान में भारत में 106, यहाँ पे 5 लिखा है, 106 याद रखना, इसको 106 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है, जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी के अंदर है। एशियाई शेर गुजरात के, एशियाई शेर पाए जाते गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक स्थान जो बताया गया, वो बताया गया सुंदरवन का नेशनल पार्क। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट मेरे भाई आगे बढ़े। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, उनकी संख्या 11 है। अब हम एक एक स्टेट को पढ़ें। जैसे राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान की फीलिंग के साथ याद करना, केवला देव। जैसे रणथंबोर में फीलिंग आ जाए, रणथंबोर, केवला देव, आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको हम पढ़ाएंगे। सरिस्का, डेजर्ट, दर्रा, घना, क्योंकि घना बड़ा स्टेट है जी राजस्थान, तो घना। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट आता जी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को देखो ट्रिक से याद कर सकते, कान्हा, माधव, बाधव। कान्हा जी के नाम है, कान्हा, माधव, बाधव। सतपुड़ा की पहाड़ी पर जाते हैं, सतपुड़ा एक पहाड़ी है, वहां पर क्यों जाते हैं? वन है, और वहां पर वन है तो वहां पर इनको एक कन्या मिल जाती है, तो वहां पर उनके साथ आंखों में आंख लड़ जाती है, तो क्या कहते हैं? पेंच लड़ जाते। पेंच लड़ गया, पेंच लड़ने के बाद गाना गाया, हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। तो कान्हा, माधव, बाधव, सतपुड़ा, वन, पेंच, पन्ना मिल जाए, 7 हो गया। और ये सारी चीज देख लेते संजय, और ये बता देते हैं अपनी मतलब कान्हा जी की मम्मी को, तो कुन्हा। तो कान्हा, माधव, बाधव, सतपुड़ा, वन, कहाँ गया वन, पेंच, पन्ना, और मेरे भाई ये पूरे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क आपको याद हो जाने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुण ने आंचल से कहा आज के बाद मेरे जीवन से तेरा नाम दफा। अरुण ने कहा आंचल से आज के बाद मेरे जीवन से तेरा नाम दफा, अरुणाचल प्रदेश। हरियाणा में पहलवान, पहलवान सुल्तान हुआ और वो गुड़ शक्कर खाता था, गुड़ शक्कर बनता है कलेशर में, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। गुड़ शक्कर तुम खाते हो, कलेशर, कलेशर में बनता है आपका गुड़ शक्कर। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोग दूध दही के शौकीन होते हैं, हालांकि कहावत हरियाणा के लिए भी है, दूध दही का खाना सबसे अलग हरियाणा, लेकिन याद रखना दुधवा। और यहाँ के जो सीएम है हमेशा बुलडोजर बाबा याद रहेंगे लोगों को, उनके चांद पे प्रभा है, चमक है, चंद्र प्रभा। तो उत्तर प्रदेश चंद्र प्रभा और दुधवा। झारखंड, बेतला, हजारीबाग और भीमा, इनका संबंध है झारखंड राज्य से। मणिपुर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क का संबंध है मणिपुर से। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्किम, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है जी, कंचनजंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें। त्रिपुरा, त्रिपुरा में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, यानी संकट के बादल, तो क्लाउड मीन्स बादल, तो क्लाउडेड नेशनल पार्क त्रिपुरा। तमिलनाडु, तमिलनाडु में याद रखना गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के पास, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में। उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में, प्लानी हिल्स तमिलनाडु में, मुकुरुती
याद रखना, मुकुरुती और गुनेडे याद रखना, तमिलनाडु से इनका संबंध है। उड़ीसा, उड़ीसा की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ठीक है, अगर हम उड़ीसा की बात करें, थोड़ी सी मैं इसके लिए ट्रिक बना के दिखाऊंगा आपको। ये हमारा उड़ीसा है। अब उड़ीसा में थोड़ा सा आप इस तरीके से देखना कि उड़ीसा में थोड़ा सा इस तरीके से है, तो उड़ीसा थोड़ा भीतर को है, तो भीतर गणिका, ठीक। और चिल्का लेक बड़ी फेमस है, चिल्का लेक ही है, तो चिल्का लेक, नंदकानन और सिमली याद कर लीजिएगा, इनका संबंध उड़ीसा से, ठीक है मेरे भाई। हाँ, ये भीतर गणिका नहीं, भीतर कणिका है, इसको भी याद रखना, कणिका है। देखो वहां पे सही लिखा है भीतर कणिका, क आएगा, के लग जाएगा यहाँ पर, कणिका, के ए एन आई, के कणिका, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद आगे बढ़े, मिजोरम। देखो मैंने एक ट्रिक बना रखी है, अगर अच्छी लगे तो याद कर लेना। मैं फैन राम का माउंटेन गया, ठीक है, मैं फैन राम का माउंटेन गया, डीएम दम मारा, मैं फैन कहाँ गया है भाई ये, हाँ, मैं फैन राम का, मैं फैन राम का माउंटेन गया, दम मारा और मर गया, है ना। मैं फैन राम का माउंटेन गया, दम मारा और मर गया, मिजोरम। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, जम्मू कश्मीर के दचीग्राम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, जैव मंडल रिजर्व नेशनल पार्क जो श्रीनगर के नाम से बड़ा फेमस है। अगर हम बात करें लद्दाख, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस यहीं पर है। पश्चिम बंगाल, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, सिंघालीला नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में। असम, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, डिब्रूगढ़, शेखावल और दिहांग पटकोई नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में कसूरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजी पार्क, मरगुआमी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, कवाला नेशनल पार्क और नागार्जुन। अर्जुन के याद रखना, देखो अर्जुन का संबंध कृष्ण से था, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम भी है, कृष्णा नदी पर ही आपका श्रीशैलम डैम भी है। तो श्री का संबंध कृष्ण से, और कृष्ण की भक्ति में लोग अंधे हो जाते, तभी हमें कुछ नहीं दिखता। मैं सिर्फ राधे राधे कहता हूं, मैं सिर्फ जय श्री श्याम कहता हूं, बाकी मेरे जीवन को मेरे बाबा, मेरे बांसुरी वाले यानी कन्हैया जी, ठाकुर श्याम ये चलाते हैं। तो जब हम उनकी भक्ति में रहते हैं तो हम सिर्फ अंधे होकर आंख बंद करके उन पर विश्वास करते हैं, तो इसको अंधभक्ति नहीं कहते, अंधभक्ति अलग चीज होती है, ठीक है जी। तो पर कृष्ण का संबंध श्री से, श्री यानी आंध्रा, अर्जुन का संबंध कृष्ण से, कृष्णा नदी पर है यानी आंध्रा, और कृष्ण जी सांवले थे यानी कांवला। तो ये तीन तो मैंने यहीं पर याद करवा दिया। महाराष्ट्र, बोरीवली, चांदोली, तबोड़ा, गुगामल, नवागांव, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद पढ़ेंगे अंडमान निकोबार, सैडल पीक, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, साउथ बटन जो कि सबसे छोटा है, सबसे बड़ा हेमिस लद्दाख में है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़े, हिमाचल, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सीमलबरा नेशनल पार्क, इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। गुजरात, ये देखिए इधर एशियाई शेर और शेरनी बैठी है, नाराज है, कुछ गलत किया हुआ इन्होंने, है ना, तो बाबू को गुस्सा आया हुआ है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ये एशियाई शेर के लिए बड़ा फेमस है। मरीन नेशनल पार्क गुजरात में, ब्लैक बुक नेशनल पार्क गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, इनका संबंध है दोस्त उत्तराखंड राज्य से। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ कांगेर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इनका संबंध है दोस्त छत्तीसगढ़ राज्य से। उसके बाद अगर हम बात करें केरला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मेथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क, इन सभी का संबंध है मेरे भाई केरल राज्य से। कर्नाटका,
बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अस्सी नेशनल पार्क, बनीरघाटला, कुद्रेमुख। ठीक है, टाइपिस्ट साहब ना नशे करके बैठा है, बहुत जगह एरर कर रखी है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तुंगभद्रा नेशनल पार्क, इनकी जो पीडीएफ मिलेगी वो ओके मिलेगी आपको, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, है ना। नेक्स्ट बढ़े आगे। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब हरी के वेटलैंड नेशनल पार्क, तेलंगाना महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, किन्नरसानी आपका ये वन्यजीव अभ्यारण्य। गोवा की बात करें सलीम अली बर्ड सेंचुरी, नेत्रावली, चोरा नेशनल पार्क और भगवान महावीर नेशनल पार्क का संबंध है गोवा से। बिहार की बात करें वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गोंगटिक डॉल्फिन, कवर लेक बर्ड सेंचुरी, इनका संबंध है बिहार से। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है यूनेस्को स्टार्ट, जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त यहां से हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, यानी विश्व विरासत स्थल। देखिएगा, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बहुत सारे काम करता है कल्चर के बारे में, साइंटिफिक सेक्टर में। अब जो यूनेस्को में एक विंग है जो कि आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है, जो कि कल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसका। तो ये यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। और अगर हम बात करें वर्तमान में इंडिया में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां पर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नंबर लिख रखा है, यहां पर मैंने नाम लिखा है और उसमें किस स्टेट में है, किस ईयर में ऐड और उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस तरीके से मैंने इसके नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। क्विक रिवीजन में बेहतरीन आपको मजा आ रहा है, ठीक है, यस या नो। अगर हम बात करें ताजमहल, क्योंकि इसमें सीधी बात नो बकवास वाला रिवीजन होता है, जैसे ताजमहल फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, हाँ, कई यहाँ पर एक पॉइंट टू बी नोटेड, कई सारे टीचर्स आपको आगरा का किला कह देते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डबल ए तो वो आगरा पहले आ जाता है कैपिटल लेटर्स के हिसाब से, मतलब लेटर्स के सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन पहली साइट ताजमहल थी। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश में 1983 में, और ये मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, और ये यमुना नदी के किनारे है और आगरा जिले में है, उत्तर प्रदेश राज्य में। ये दिखता इस तरीके से, बड़ा सुंदर, आपको फीलिंग आएगी कि आप सच में ताजमहल के पास घूम रहे हो। ठीक है, आप देख सकते हो, ऐसा लगेगा कि मैं सीधा ताजमहल से आपके साथ जुड़ा हूं। उसके बाद अगर हम बात करें एलोरा केव्स, हिंदी में एलोरा की गुफा बोलेंगे, महाराष्ट्र राज्य में है, 1983 में ऐड हुआ, पहली भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में हुई, दूसरी भी, और इसके राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था, और इसमें 34 मठ और मंदिर है। कितनी हो गई? 2 हो गई। 30 इस तरीके से आपको दिखती है, आपका एकाश्म पत्थर, मोनोलिथिक बोलते हैं, एकाश्म पत्थर से बनाया, यानी पत्थर की चट्टानों को काट काट कर ये बनाया गया है। तीसरा नंबर पे आ जाती है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा मेरे भाई कहां पर है? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, चाहे वो अलोरा केव्स की बात करें, चाहे वो अजंता केव्स की बात करें, ये भी राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था, और ये चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है। टोटल कुल 29 गुफाएं इसमें है। ये यहाँ पर इमेजेस गलत है, क्योंकि ये इमेजेस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चैत्य का इमेजेस है। चैत्य होता है बौद्ध धर्म में जो पूजा पाठ का स्थान होता है उसका, ठीक है, हाँ। उसके बाद आगरा फोर्ट, ये 4th नंबर की साइट है, आगरा फोर्ट। ठीक है, यहाँ आगरा का किला है, दिखता इस तरीके से है, लाल किला अलग है, आगरा का किला अलग है। जो आगरा का किला है 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 4th नंबर पर ऐड किया गया था, उत्तर प्रदेश में है। और याद रखना 16वीं शताब्दी का मुगल स्मारक है, जिसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। जहांगीर पैलेस और शाहजहां द्वारा निर्मित खास महल आगरा किला का ही हिस्सा है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते, दिखता है इस तरीके से, 5वां सन टेम्पल कोणार्क, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ये 1984, ठीक है, पहली 4 जो साइट है 1983 में, 5वीं 1984 में। राजा नरसिंह देव प्रथम ने आपका 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था, और इट रिप्रेजेंट द कलिंग आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी के अंदर एक पेपर होता है लोअर पीसीएस, वहां पर भी, तो ये कलिंग आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से आपको दिखता है। उसके बाद आता है आपका सन टेम्पल कोणार्क, उड़ीसा 5वें पे हो गया। उसके बाद आ जाता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम स्मारकों का समूह, राज्य है तमिलनाडु,
और यह समूह इस रत मंडप, विशाल खुली हवा में राहत आदि के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, किसकी बात करें, काजीरंगा नेशनल काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। 1985 में ये ऐड किया गया। ये काजीरंगा अफ्रीका के अलावा दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जो बड़ी बिल्लियों की तरह कई प्रजातियों का घर है, जैसा कि तेंदुआ हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, और काजीरंगा नेशनल पार्क में मेरा दोस्त भी रहता है, इसका नाम है यूनिकॉर्न राइनो। अगर कोई मुझे परेशान करता है तो मैं इसको फोन करता हूँ, और इसके पास एक बहुत बढ़िया हथियार है, दिखाओ ये वाला। तो ये कुछ नहीं करता, बस ऐसे करते हैं, बाकी आप समझदार हो। ठीक है जी, ये बढ़िया सी चोट लगाता है इंसान को, जीवन भर दुख देती है। उसके बाद केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान, ठीक है, 1985 में है। ओके, और ये 1985 में ऐड किया गया राजस्थान में। 9 नंबर की आपकी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, 1985 में ऐड की गई, ये ठीक है असम में होगी। उसके बाद खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यानी खजुराहो स्मारकों का समूह 10वें नंबर पे 1986 में ऐड की गई, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें खजुर आपका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी स्मारकों का समूह, हम्पी स्मारकों का समूह कर्नाटक में 1986 में। हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है, उत्तर आगरा के पास ही पड़ता है, और इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, और 10 वर्षों तक मुगल की राजधानी के रूप में इसने काम किया। जामा मस्जिद भी इसका एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 13 नंबर पे चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा का चर्च 1986 में ऐड किया गया। और आपको पता है कि गोवा पुर्तगालियों के द्वारा आदिल शाह से छीना गया था 1510 में, और ये शहर के चर्च जो पुर्तगाल की राजधानी भी रही थी, और इसे एशिया के सुसमाचार पत्र या सुसमाचार का प्रचार का प्रतीक माना जाता था। यानी यहां से मेरे भाई धर्म परिवर्तन के जो है संकेत जाते थे। बाकी अभी क्विक रिवीजन है, ज्यादा इस पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। 14 ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल, पट्टाडकल स्मारकों का समूह कर्नाटक राज्य में है। 1987 में स्मारक चालुक्य कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू मंदिर और जैन अभ्यारण्य इसका एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 15 नंबर पे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, चोल साम्राज्य का मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य में 1987 में ऐड किया गया। इसमें तंजावर में वृद्धेश्वर मंदिर भी है, गंगई कोड़ा चोलीश्वरम मंदिर भी है, वृद्धेश्वर मंदिर भी है, दारासुरम मंदिर भी है, रावतीश्वर मंदिर भी है। आज की क्लास में मंदिर भी पढ़ाने वाला हूँ, ये 15वीं नंबर की साइट है। एलिफेंट केव्स, ठीक है, 16 नंबर पे जोड़ेगी, महाराष्ट्र है। और एलिफेंटा गुफा का स्थानीय नाम धारापुरी गुफा भी कहते हैं। और यहां से एक प्रश्न बनता है, नोट कर लो सारे बच्चे जो रिवीजन कर रहे हैं, आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी वहां पर भी नोट करवाया था। ये जो 7 गुफा, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों की 7 गुफा मेरे भाई भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ये 17 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1987 में ऐड हुई। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, जो कि चमोली में, और नंदा देवी, ये भाई साहब उत्तराखंड राज्य में है, और 1988 में इसको ऐड कर लिया गया। 19 नंबर पे अगर हम बात करें, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट इन सांची, यानी सांची का स्तूप, ये सांची का स्तूप है, सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और इसे बौद्ध अभ्यारण्य, पुराना बौद्ध अभ्यारण्य माना गया है, और ये मध्य प्रदेश में 1989 में इसको ऐड किया गया। उसके बाद 20 पे आ जाते हैं मेरे भाई, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में याद रखना, दिल्ली में है, 1993 में ऐड किया गया। कुतुब मीनार की पहली, उसके बाद दूसरी, उसके बाद ये तीसरे, ठीक है, ये एक रंग की दिखती है। उसके बाद चौथी और पांचवी ये आपको व्हाइट कलर की दिखती है। दरअसल क्या हुआ था कि ये इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने, और चौथी मंजिल टूट जाती है आपकी जो है बिजली की कड़कड़ाहट में, तो चौथी और पांचवी मंजिल का फॉर्मेशन करते हैं FST साहब, फिरोज शाह तुगलक जी। उसके बाद करते हैं हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, जो कहां पर है? दिल्ली में, 1993 में इसको ऐड किया गया।
इसे 1570 में बनाया गया था और भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है। 22 ये आपका इस तरीके का दिखता है आपको। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया यानी तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और हिमाचल प्रदेश में 1999 में आपका जोड़ी गई माउंटेन रेलवे इस तरीके से आपको दिखती है, जिसको टॉय ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है। आपका महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया यानी बोध गया स्मारकों का समूह, यानी आप इसको ऐसा याद रखो, इसकी हिंदी होती बोध गया। बोध गया वो जहां पर भगवान यानी सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने का मौका मिला है, गौतम बुद्ध बने या भगवान गौतम बुद्ध बने, बात एक ही है। तो ये बिहार में है, 2002 में इसको ऐड किया गया और बुद्ध के जीवन के 4 पवित्र स्थल है, उनमें से एक है भाई जन्म लिया, ठीक है, उसके बाद जहां पर पहला उपदेश दिया, जहां पर ज्ञान प्राप्ति की और मृत्यु। तो जन्म, ज्ञान, पहला उपदेश, मृत्यु, 4 स्थान पवित्र है। उसके बाद ये मैं यहां पर गया हूं, बहुत सिक्योरिटी है मेरे भाई, बहुत सिक्योरिटी है, ठीक है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में 2003 में ऐड की गई। रिसेंटली एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, याद रखना, डॉक्टर वीएच वाणकर ने 1958 में भीमबेटका गुफा की खोज की थी, ठीक है, ये प्रश्न याद रखना। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में 2004 में ऐड किया गया। उसके बाद चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क गुजरात में 2004 में ऐड किया गया। उसके बाद रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली 2007 में इसको ऐड किया गया। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल के किले के रूप में बनवाया गया था और सलीमगढ़ का किला इसी का हिस्सा है। और भविष्य में आपकी दुआ रही तो आपका भाई यहीं से एक दिन तिरंगा फहराएगा 15 अगस्त को, ठीक है। ये है जी लाल किला, देखो ऐसे, ठीक है। जंतर मंतर राजस्थान में है और देखो जंतर मंतर दिल्ली में भी, राजस्थान वाला ऐड किया गया 28वें नंबर पे। राजपूत राजा स्वाई जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय अवलोकन स्थल का निर्माण करवाया था, जंतर मंतर, याद रखना। ये इस तरीके का आपको दिखता है, जयपुर में है। वेस्टर्न घाट दिल्ली में भी है, दिल्ली वाला ऐड नहीं किया गया। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट ये मत सोच लेना गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक का किला नहीं, इसमें आता है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वो पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी घाट है, 2012 में ऐड किया गया। इस पर्वत श्रृंखला को श्रीलंका के साथ साथ जैविक विविधता के विश्व के 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक माना जाता है, विश्व के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 30 नंबर पे, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ किले याद रखना, चित्तौड़गढ़ का किला, कुल्लभगढ़ का किला, बैक जाइए। उसके बाद सवाई माधोपुर का किला, झालवाड़ का किला, जयपुर किला, जैसलमेर किला, ये सब आपके राजस्थान के किले 30वें नंबर पे ऐड किए गए, जो सन 2013 में किए गए। उसके बाद ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, बहुत सुंदर सा नजारा। उसके बाद अगर हम बात करें 31 नंबर पर रानी की वाव, अब आप मुझे फटाफट बता दो रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है। तो रानी की वाव गुजरात, ठीक है, 2014 में ऐड की गई और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसे मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में बनाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें 32 नंबर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, और अगर हम बात करें ये वनस्पतियों की लगभग 350 प्रजातियों और जीवों की 800 प्रजातियों का घर है, जिनमें से कुछ लुप्त प्राय हैं, ठीक है, याद रखना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, अब तो खत्म हो चुकी, ऐसी हो गई नालंदा यूनिवर्सिटी, पहले बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, ठीक है। नालंदा भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, 3री शताब्दी से पूर्व 13वीं शताब्दी ईस्वी तक इस मठवासी और शैक्षणिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, ये फैक्ट पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सन 2016 में ऐड की गई, बिहार राज्य से इसका संबंध है। 34 की बात करें, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, 2016 में ऐड किया गया। कंचनजंगा दुनिया की 3री सबसे ऊंची चोटी है, ये खागोनजंगा लिखा गलत लिखा है, कंचनजंगा की स्पेलिंग गलत लिखे दोस्तों, इसको सही कर लेना, ठीक है। अभी हो नहीं सकता क्योंकि पीपीटी में एडिट नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कुर्बुसियर चंडीगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में सन 2017 में ऐड किया गया। उसके बाद विक्टोरियन एंड आर्ट डिको एंसेंबल महाराष्ट्र में 2018 में ऐड किया गया। उसके बाद जयपुर सिटी 2020 में ऐड की गई। उसके बाद काकती रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में 2021 में ऐड की गई। उसके बाद अब 40, 41, 42, 43 इंपोर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ऐड की गई है। करंट 2021 में धोलावीरा 40 नंबर से स्टार्ट हो जाती है जो कि गुजरात में है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। उसके बाद शांति निकेतन मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट है, सितंबर 2023 में ऐड की गई और ये पश्चिम बंगाल का यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है, शांति निकेतन।
उसके बाद 42 होयसल मंदिर सितंबर 2023 में कर्नाटक के 12वीं शताब्दी के होयसल मंदिरों की यूनेस्को के द्वारा इसको सूची में शामिल किया गया। अब आता है 43 नंबर लास्ट, असम के मोइदम, ठीक है, और ये असम के मोइदम जो है, मोइदम को यूनेस्को में 43 नंबर पे ऐड किया गया जुलाई 2024 में, ठीक है, और इसका संबंध अहोम डायनेस्टी से। यहाँ पर टीलानुमा पद्धति है, दफन करने वाली समाधि स्थल है भाई, याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मंदिर, बोलो जय श्री राम, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बच्चा ही नहीं कहेगा सर आप धार्मिक हो रहे हो, नहीं नहीं, परमपिता परमेश्वर का नाम लेना कोई बात गलत नहीं है। इस जीवन से जब हम छोड़ के जाते कहते हैं ना राम नाम सत्य है, ठीक है, तो राम नाम सत्य है, बोलो जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। हमारे पास 3 पैटर्न के मंदिर होते हैं दोस्तों, फटाफट रिवीजन के स्टाइल में पढ़ेंगे और रिवीजन के स्टाइल में पढ़ भी रहे हैं। 15 मिनट में मैंने पिछला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। नागर शैली नॉर्थ की है, साउथ की द्रविड़ है, ऐसे याद रख सकते हैं, नॉर्थ नागर, दक्षिण द्रविड़, और दोनों का मिक्सर बैसर शैली, ठीक है जी। इस तरीके से आपको दिख रहा है डायग्राम बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट मंदिर मैं करवाता जाऊंगा फटाफट। बहुत प्यारा सा मंदिर आपको दिखा, छोटा सा ही मंदिर है। वैसे तो ये भगवान शिव को मंदिर समर्पित है, और इसका नाम मामा भांजा क्यों पड़ा सोचोगे आप? छत्तीसगढ़ राज्य में क्योंकि 2 मिस्त्री थे, शिल्पकार थे, देसी भाषा में मिस्त्री शिल्पकार आप समझ लीजिए। उनको टारगेट मिला था कि एक दिन में मंदिर बनाना है, एक दिन में मंदिर बनाया डेडिकेशन के साथ, तो इसको कहते हैं मामा भांजा मंदिर। उसके बाद केरला की अगर हम बात करें, केरला में 2 मंदिर है। पहला आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, मैं साइड हो जाता हूं आपको दिखा देता हूं। दूसरा स्थान तिरुवनंतपुरम केरला में है, इसके संस्थापक राजा मार्तंड है। वहीं पर सबरीमाला का मंदिर अगर आप देखें तो ये भगवान अयप्पन को समर्पित है, केरला में है। मान्यता ऐसी है कि परशुराम जी ने इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर, मूवी में आपने बहुत देखा होगा, साउथ की मूवी में विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, और कृष्णदेव राय इसको बनवा रहे हैं। कर्नाटक राज्य में इसका संबंध है, कर्नाटक राज्य में इसका मेरे भाई संबंध है। उसके बाद गोमतेश्वर जैन धर्म से जुड़ा मंदिर है, जैन धर्म से जुड़ा मंदिर है, और 17 मीटर लगभग 52 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। आप कहोगे सर ये तो छत पे दिख रही है, नहीं, छत के उधर है ये प्रतिमा, पूरी 52 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका दुग्धाभिषेक होता है, दूध से नहलाई जाती है एक तिथि पर ये, और जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और ये गोमतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, कर्नाटका में है, ठीक है, श्रवण बेलगोला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, स्टेशन से दिख जाता है। उसके बाद अगर चले गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, देख लीजिए आप, दिख गया, ये गोल्डन टेम्पल हो गया। अगर हम बात करें इस मंदिर की नींव लाहौर के साईं मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी, और पंजाब के अमृतसर में बना यह स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। कहाँ का? सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। चौथे सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी, और 5वें गुरु अर्जन देव ने इसकी स्थापना की थी। तो देखो जो परमात्मा है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कभी हमने बांटे हैं। देखो मुस्लिम सूफी संत नींव रख रहा है ना, तो अब कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन हुए? मुस्लिम हुए, है ना, हुए ना कई मुस्लिम भक्त बड़े। तो मुझे लगता नहीं कि देखो गीता कुरान के नाम पे वही लोग लड़ते हैं जिनको अक्सर नहीं पढ़ते, ठीक है। मेरे तो कई सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे साथ मंदिर भी गए हैं, ठीक है। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उनके साथ मस्जिद नहीं गया एक बार भी, लेकिन मेरे कई सारे दोस्त मेरे साथ मंदिर गए। हाँ, सब लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत सब लोग एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते, ठीक है। हाँ, तो सब लोग हिंदू धर्म में भी राम नहीं होते। तो हम ये मान के चलते हमारे लिए इंसान सबसे बड़ी चीज है, हमें धर्म में नहीं बंटना, ठीक है। हमें भारत के हम बच्चे हैं, भारत माता के बच्चे हैं, और भारत माता के बच्चों का कोई धर्म नहीं होता, हम सिर्फ भारतीय हैं। बोलो गर्व से, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमेशा बस ये चीज याद रखनी। कामाख्या मंदिर की अगर हम बात करें, असम में 3 प्रश्न बन जाते हैं, किस पहाड़ी पर है? असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। और अगर हम बात करें, ये मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है, ठीक है, और मल्लेश वंश के राजा इसको इनका निर्माण करवाया था। कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन हर साल होता है, तो अंबुबाची का मेला पूछ लिया जाता है, स्टेट पूछ लिया जाता है, पहाड़ी पूछ ली जाती है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर पवित्र शहर पुरी में है। अगर हम बात करें, इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में किया था, और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओडिशा लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा?
सोमवंशी राजवंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड के 4 धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के 4 धाम है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े। तमिलनाडु के कुछ मंदिर याद रखना, रामनाथ स्वामी, मीनाक्षी अम्मा मंदिर या सुंदरेश्वर मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम शोर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, अन्नामलायर मंदिर। सबसे इंपॉर्टेंट है वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित भगवान शिव का मंदिर है। विश्व में अपनी तरह का पहला एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। किसका बना है? ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में खजुराहो, मैंने बताया इस बारे में पूछ लिया जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इसके निर्माता है चंदेल राजवंश। ठीक है, रिवीजन हो रहा है ना बढ़िया। सांची का स्तूप, यहां कई बौद्ध स्मारक है। सांची का महान मुख्य स्तूपा सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था। तो अभी मैंने यूनेस्को में भी पढ़ाए थे, अब मैंने यहाँ टेम्पल में भी आपको पढ़ा दिए। मध्य प्रदेश कंदरिया महादेव का मंदिर, किसकी बात करें? कंदरिया महादेव का मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके निर्माता राजा यशोवर्मन। कौन है जी? राजा यशोवर्मन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये जो जैन धर्म को समर्पित है, ये व्हाइट संगमरमर में बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। राजस्थान राज्य में सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर माउंट आबू पहाड़ी पड़ती है, उस पर स्थित है। इसको चालुक्य राजवंश में 2 भाई हुए, वास्तुपाल, तेजपाल, इन दोनों भाइयों ने 1231 में बनवाया है। ठीक है, ये प्रश्न आ जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। माना जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ, इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में किया था। ठीक है, ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो 1206 में आपका गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। इन्हीं के दामाद इल्तुतमिश फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, जो कुतुब मीनार की पूरी कंप्लीट वर्क करवाते हैं। अगर हम बात करें बिहार, बिहार में महाबोधि मंदिर जो मैंने बताया था यूनेस्को में, ठीक है, ये वो स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में स्थित बिहार राज्य का हिस्सा है और महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर स्थित है। प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक द्वारा इसका निर्माण कराया गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ये है और इसे 7 पर्वतों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? 7 पर्वतों के मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें गुजरात, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वारकाधीश मंदिर की अगर मैं बात करूं कि गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद आपका द्वारका नगरी बसाई थी, ये वो द्वारकाधीश स्थान है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक में हजारा राम मंदिर, किसकी बात करेंगे? हजारा राम मंदिर 15वीं शताब्दी की शुरुआती दिनों में विजयनगर के तत्कालीन राजा देवराय प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और ये हम्पी कर्नाटका में स्थित है। कहां पर है? हम्पी कर्नाटका में स्थित है। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ, शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए। ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम जो कि बद्रीनाथ के नाम से उत्तराखंड में, श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम जो कि साउथ में है, शारदा मठ द्वारका जो कि आपका वेस्ट में है, गोवर्धन मठ पुरी जो कि आपका ईस्ट में है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अवार्ड का रिवीजन करने। ठीक है मेरे भाई, मजा आ जाएगा, फटाफट रिवीजन चल रहा है। अगर मैं बात करूं अभी 22 मिनट का रिवीजन आपका हुआ है यहां पर। उसके बाद नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार हर साल उन प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में अग्रणी उपलब्धियां हासिल की है। अर्थशास्त्र के अलावा अन्य सभी श्रेणी 1901 में दी गई, 1901 से दी गई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया और पहली बार 1969 में दिया गया। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है और इसे अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के जो आविष्कारक है उनके नाम पर दिया जाता है। 10 दिसंबर को ये दिया जाता है और ये कभी भी मरने उपरांत नहीं दिया जाता। कुछ बच्चे कहेंगे सर मजा सा नहीं आया इस वाले टॉपिक पे, थोड़ा सा अच्छा बता दो। नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है। कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में ये दिया जाता है। कितने में दिया जाता है? 6। अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स,
ये मेरे भाई आपका 6 फील्ड है। 6 फील्ड में से अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें पहले 5 में 1967 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 में। और ये दिया गया था 1969 में। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया बच्चों, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इसकी स्थापना हुई थी 1901 में और इसकी स्थापना हुई 1967 में। और ये पहली बार इकोनॉमिक्स जो दिया गया ना, ये 1969 में दिया गया, ये थोड़ा सा मिस हो गया। हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े मेरे दोस्त, यहां तक की बात हो गई। हाँ, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े और यहां पर चीजें देखें, भारत में किस किस को दिया जा चुका है। लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, सीवी रमन फिजिक्स 1930 में, मदर टेरेसा पीस में 1979 में, अमृत सेन इकोनॉमिक्स स्टडीज में 1998 में, कैलाश सत्यार्थी पीस 2014 में। ये इंडिया में नोबेल प्राइज आए हैं। अगर हम बात करें मैग्सेसे अवार्ड, 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी एक हवाई यात्रा के दौरान। ये हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है। नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगर आपने पुरस्कार में, सार्वजनिक सेवा में, सामुदायिक नेतृत्व में, पत्रकारिता में, साहित्य में, कोई डिफरेंट आर्ट में, है ना, आपने अच्छा योगदान दिया या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको समझ है, उस फील्ड में दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। और ये रेलवे हो गया, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो गया, वहां पर पूछ लिया जाता है एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 1929 में यूएसए में, यूके से कह रहा हूं, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा हर साल दिया जाता है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा हर साल दिया जाता है। फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया ये ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय थे। सत्यजीत रे की बात करें, 1992 में सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर से इन्हें सम्मानित किया गया, ये पहले भारतीय थे। ठीक है, सत्यजीत रे, इन्होंने अपना जीवन पूरा किसके लिए दिया गया? मूवी के लिए। और ये ऑस्कर अवार्ड इस तरीके का होता है। ठीक है मेरे भाई। एक होता है पुलित्जर अवार्ड। ठीक है, 1917 में 1917 में स्थापित हुआ। अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इसका नाम रखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका हर साल इसको प्रदान करता है। ये आपका जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक तीनों के लिए दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। उसके बाद आता है मेन बुकर अवार्ड। जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, ब्रिटिश, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ कंट्री, उनमें ये लिटरेचर का हाईएस्ट अवार्ड है। हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 1969 में स्टैब्लिश हो रहा है और एक अंतरराष्ट्रीय स्टॉक ब्रोकर मेन ग्रुप के द्वारा ये दिया जाता है। उसके बाद भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी और ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत सरकार प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र, किसी भी फील्ड में आप अच्छा काम करते हैं उनमें से तो आपको दिया जाता है। पहले प्राप्तकर्ता सिराज गोपालचारी और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के हाथों से मिलता है। उसके बाद आता है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है पद्म विभूषण। इसकी स्थापना भी 1954 में हुई थी। सरकारी सेवा में भी अगर आप रहते हुए अच्छा काम करते हो, विशिष्ट सेवाओं के लिए आप चुने जाते हो, तब आपको पद्म विभूषण मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें पहले पुरस्कार पाने वाले, जाकिर हुसैन, वी के कृष्ण मेनन, सत्येंद्र नाथ बोस, बाला साहेब गंगाधर खेर, नंदलाल बोस, जिग्मे दोरजी वांगचुक, ये शामिल थे। उसके बाद ये आपको दिख जाता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। हमने पढ़ाया आपको पद्म विभूषण, अब मैं आपको पढ़ा देता हूं पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, पद्म भूषण, पद्म भूषण उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है। इसकी भी स्थापना याद रखना सभी की आपकी 1954 में हुई थी। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, ओके, अब ये कब दिए जाते हैं फटाफट बता दो मुझे, तो आप सब बोलोगे सर 26 जनवरी। अब आता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। स्थापना होती है 1965 में। एक विद्वान के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त भाषा में विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार।
उसके बाद आ जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। भारतीय वैज्ञानिकों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। असाधारण प्रदर्शन के लिए, कोई बेहतरीन प्रदर्शन आपने कर दिया है अपना वैज्ञानिकों ने, तब ये दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आर डी बिड़ला अवार्ड, आर डी बिड़ला अवार्ड की अगर मैं बात करूं, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन से रिलेटेड है। धन्वंतरी अवार्ड, ये पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, धन्वंतरी अवार्ड। उसके बाद आ जाता है ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, और ये 2002 में शुरू किया गया था। पहले पुरस्कार विजेता अशोक दीवान, साहूराज बिराजदार और अर्पणा घोष है। इस तरीके से आप देखिएगा, सिंबल इस तरीके का है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, 4 साल तक कोई अच्छा काम करता है ना क्रिकेट में, मतलब क्रिकेट में कह रहा किसी भी गेम में, तो एथलेटिक्स में, तो ये खेल मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार द्वारा उसको दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के खेल में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 1961 में मेरे भाई इसकी स्थापना हो रही है, भारत सरकार खेल मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। तो जो गुरु लोग मेहनत करते हैं उनके लिए क्या बना है, उनके लिए बना है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और खेल में उत्कृष्ट कोचों के लिए, बेहतरीन जो उनके कोच है उनको दिया जाता है। 1985 में स्थापित हुआ, ये भी खेल मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार इसको दिलवाती है। और ये इस तरीके से अर्जुन और उनके गुरु, ठीक है, द्रोणाचार्य जी, ठीक है। खेल, और ये खेल के प्रशिक्षक मतलब होता है टीचर्स, है ना। ये पहले पुरस्कार पाने वाले भालचंद्र भास्कर भागवत, ओ एम नाम्बियार और ओम प्रकाश भारद्वाज इसमें शामिल थे द्रोणाचार्य पुरस्कार में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1969 में दिया गया, शुरू हुआ। और पहले पुरस्कार, इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता था देविका रानी। ये पूछा जाता है, कई कई बार क्वेश्चन आया मेरे भाई। उसके बाद हम करेंगे ये क्वेश्चन, ये हटा दीजिएगा, वीरता पुरस्कार। तो वीरता पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वॉर टाइम, एक होता है पीस टाइम। जो वॉर टाइम होता है ना मेरे भाई, ये युद्ध के समय पर, और जो शांति समय पे चीजों को मैनेज करे असली योद्धा तो वो भी है ना। अगर हम बात करें युद्ध के समय पर, आते हैं परमवीर, महावीर, वीर। परमवीर सबसे ऊपर होता है, फिर होता है महावीर और फिर होता है वीर। ऐसे शांति काल में सबसे ऊपर होता है अशोक चक्र, फिर होता है कीर्ति चक्र और फिर होता है शौर्य चक्र। अशोक, कीर्ति, शौर्य। एक आता है म्यूजिक अवार्ड, आपका ग्रैमी अवार्ड, जिसका संबंध किससे, म्यूजिक से। याद रखना 1959 में शुरू हुआ और इसका संबंध म्यूजिक से है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड का संबंध कहां से, म्यूजिक से। तो हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, भारत के अनुसंधान संस्थान। भारत के अनुसंधान संस्थान अगर मैं बात करूं, और यहां पर आप देखोगे तो भारत के अनुसंधान संस्थान अगर हम देखें तो याद रखना है कि जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, किसानों को कोई भी दिक्कत होती कहां पर पहुंच जाते हैं, नई दिल्ली, ठीक है। पेट्रोलियम संस्थान, पेट्रोल याद रखो कि पेट्रोल सस्ता तो देहरादून में है, तो देहरादून उत्तराखंड। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशुओं की हमेशा इज्जत करनी चाहिए तो इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है मेरे भाई। हाँ देखो, मौसम की ताजा खबर सीधा दिल्ली से प्रसारित, ठीक है। पशुओं की इज्जत करनी चाहिए, कैंसर वाले लोग तो मुंबई में जाके ठीक होते हैं, ऐसा याद रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, केमिकल देखो हिंदी में आता है, क्या कबूतर, है खरगोश, गया गमला, घे घड़ी। कैसे कबूतर, कैसे केमिकल, कैसे कोलकाता, 2 याद होते हैं इस चैप्टर में, कैसे कबूतर नहीं, कैसे केमिकल, कैसे कोलकाता, और चे से चमड़ा, चे से चेन्नई, है ना। तो देखो अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिजियंस एंड जम्स, अगर गम्स की हम बात करें तो रांची, झारखंड। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान, जहर हमेशा लखनऊ से आएगा, याद रखना। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड। सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु। सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, हैदराबाद, तेलंगाना। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुडलू, केरला। आलू, आलू शिमला मिर्च के साथ ही अच्छे लगते हैं, हिमाचल प्रदेश। रोड दिल्ली की अच्छी है, सिर्फ सेंट्रल दिल्ली की अच्छी है, तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए नई दिल्ली में रखा गया। उसके बाद अगर हम बात करें ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ईंधन, ईंधन से पैसा जुड़ा है तो धन, ईंधन धन, ईंधन धन,
तो ईंधन धनबाद में, झारखंड। ड्रग्स और जहर लखनऊ से आएंगे। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। उसके बाद आगे बढ़े, सेंट्रल लेदर मीन्स चमड़ा, च से चमड़ा, च से चेन्नई। सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, तमिलनाडु। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, कर्नाटका। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बढ़े आगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे, महाराष्ट्र। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराईकुड़ी, तमिलनाडु। राइस मीन्स चावल कच्चे खाते तो कटक कटक बोलते हैं, कटक, उड़ीसा। सेंट्रल नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। सोल्ट मतलब होता है नमक, और नमक सब्जी में ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इमोशंस ही बिगड़ जाते हैं। इमोशंस क्या होते हैं? भाव, तो भावनगर। इंग्लिश में याद नहीं हो पाएगा, हिंदी में याद करना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है ना। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, उत्तराखंड। खनन का पैसा, जिसके पास खनन है, पैसा मतलब धन, धनबाद, झारखंड। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ओशन मतलब ओशन, समुद्र देखने कहां जाते हैं? गोवा। तो गोवा की कैपिटल पणजी, यहाँ पर महाराष्ट्र लिखा है तो इसको गोवा। ठीक है, कोई बच्चा अगर कहे कि सर ने यहाँ पर ये गोवा ये लिखा गलत है भाई, इसको याद रखना, एरर नहीं कर पाऊंगा मैं भी इसको। अगर पेन चल जाए तो इसको मैं काट देता हूं। ठीक है, याद रखना गोवा। ठीक है, हाँ ये हट जाएगा अभी। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर, उत्तर प्रदेश। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद, तेलंगाना। उसके बाद अगर हम बढ़े आगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद, तेलंगाना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, हेल्थ को सबसे ज्यादा अहमियत दो। अहम चीज क्या है? स्वास्थ्य। अहम क्या है? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य कहाँ है? अहम, यानी अहमदाबाद। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर। नाग मीन्स सांप, तो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, महाराष्ट्र। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका कम्युनिकेबल डिजीज, दिल्ली। कम्युनिकेबल डिजीज, नई दिल्ली। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, बेंगलुरु, कर्नाटका। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु, कर्नाटका। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। हपकिन इंस्टीट्यूट, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई, महाराष्ट्र। कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, हिसार, हरियाणा। ठीक है, रमन रिसर्च सेंटर, बेंगलुरु, कर्नाटका। रमन रिसर्च सेंटर, बेंगलुरु, कर्नाटक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली, मतलब नई दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, दिल्ली, नई दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। ठीक है जी। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा, गुलमर्ग वहीं पर है। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। पीजीआई, चंडीगढ़, सभी को पता है। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, गिंडी, तमिलनाडु। टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। अब आ जाता है खेल और खेल से संबंधित ट्रॉफी, फिर आएंगे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। ठीक है, सारे टॉपिक करवा दूंगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी, रत्ती भर भी। ठीक है, और अगर हम चीजों को देखें तो आधे घंटा हमने 10 मिनट इस टॉपिक को भी निपटा दिया। हॉकी की अगर हम बात करें, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप,
अजलान शाह कप, रंगास्वामी कप, आल्प्स कप, बैटन कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, इन सब का संबंध हॉकी से है। इन सब का संबंध कहां से है? हॉकी से इनका संबंध है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, घुड़दौड़, हॉर्स रेसिंग, डर्बी कप, बीडर्स कप, गुड़बुड़ कप, ग्रैंड नेशनल कप, ब्लू रिखन ट्रॉफी, घुड़दौड़ से इनका संबंध है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, बैडमिंटन, थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, चड्डा कप, रहमतुल्ला कप, इनका संबंध कहां से है? बैडमिंटन से। लॉन टेनिस, ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी, फ्रेंच ओपन ट्रॉफी, यूएस ओपन ट्रॉफी, डेविस कप, हॉपमैन कप, फेडरेशन कप, इनका संबंध लॉन टेनिस से। शतरंज, वीवी शास्त्री ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, दुबई ट्रॉफी, चेस ऑस्कर अवार्ड, हवाई ट्रॉफी, इन सब का संबंध कहां से है? इनका शतरंज से। फुटबॉल से फीफा कप, एशिया कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, मैड्रिका कप, रोवर्स कप, सुबुत्रो ट्रॉफी, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, कोपा कप, कलिंग कप, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, बारदोलाई ट्रॉफी, स्मिथ कप, इनका संबंध फुटबॉल से। इसमें कितने खिलाड़ी है वो भी बताऊंगा। क्रिकेट से संबंधित कप राजा रानी को दिल दी गई, रोहिंटन ट्रॉफी, ठीक है, रोहिंटन ट्रॉफी, जीडी बिड़ला, रानी झांसी ट्रॉफी, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, आपका रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। उसके बाद क्रिकेट में मैंने सारी बता दी, रणजी, नेहरू, ईरानी, आईसीसी, आईसी चैंपियंस ट्रॉफी, दिलीप, देवघर, एशिया, सीके नायडू, एसिस सीरीज। क्लासिक कप, क्लासिक कप, राजा हनुमान सिंह कप, एजरा कप, पृथ्वी सिंह कप, राधा मोहन कप, फेडरेशन कप, इनका संबंध है पोलो से। इनका संबंध कहां से है? पोलो से इनका संबंध है। गोल्ड, भरतराम कप, सर्किट कप, राइडर कप, मुथिया गोल्ड कप, आइजन हावर ट्रॉफी, इनका संबंध कहां से? इनका संबंध गोल्फ से। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, बास्केटबॉल, यूरोपियन कप, अमेरिकन कप, एशिया कप, विलियम टॉड मैट आपका मेमोरियल ट्रॉफी, प्रिंस बसालत ट्रॉफी, इनका संबंध कहां से है? बास्केटबॉल से है। वॉलीबॉल, फेडरेशन कप, ग्रांड चैंपियंस कप, इंडियन गोल्ड कप, पूर्णिमा ट्रॉफी, कनाडा ओपन, इटालियन ओपन, इनका संबंध कहां से है? वॉलीबॉल से है। स्क्वैश, लिबरेशन कप, बिलियर्ड्स, गोल्ड फ्लैग ट्रॉफी, नौकायन, अमेरिकन कप, वेलिंगटन कप, शक्ति ट्रॉफी, एडमिरल कप। टेबल टेनिस, बना बेलाक कप, जयलक्ष्मी कप, पीठापुरम कप, त्रावणकोर कप, इंदिरा कप, कार्बी लान कप, डब्ल्यू जे पॉप ट्रॉफी, पद्मावती कप। कबड्डी की अगर हम बात करें, फेडरेशन कप है, कबड्डी विश्व कप है, प्रो कबड्डी लीग है, सुपर कबड्डी लीग है, ये आपके कप होंगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्त, जिसमें आपको सिर्फ देखना मजा आएगा। खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या। स्नूकर, इस तरीके का स्नूकर है और याद हो जाएगा, स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते? एक। उसके बाद दूसरा बैडमिंटन, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते? बैडमिंटन, बैडमिंटन में खिलाड़ी कितने होते? एक या दो। उसके बाद आ जाता है लॉन टेनिस, दिखता कैसा है? इस तरीके से होता है लॉन टेनिस। और लॉन टेनिस में खिलाड़ी कितने होते? एक या दो। फिर आता है चेस, चेस में कितने खिलाड़ी होते? ये रहा चेस, चेस में दो खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद आ जाता है बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग चल रही है, बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी हो जाते हैं? दो। उसके बाद आ जाता है पोलो, और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो है, पोलो में होते हैं चार खिलाड़ी। उसके बाद आ जाता है मेरे भाई फुटसल, फुटसल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटसल में होते हैं पांच। उसके बाद आ जाता है वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल में आते हैं छह। आ जाते हैं वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने आते हैं? वाटर पोलो में सात। उसके बाद आता है मेरे भाई कबड्डी, तो कबड्डी में कितने आते हैं? कबड्डी में आते हैं मेरे दोस्त कितने? सात। उसके बाद आ जाते हैं मेरे दोस्त जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में कितने आते हैं? तो जिम्नास्टिक में आएंगे आठ। बेसबॉल, तो बेसबॉल में कितने होंगे? तो बेसबॉल में होते हैं मेरे भाई नाइन। उसके बाद अगर हम बात करें खो खो, तो खो खो में कितने होते हैं? नाइन। उसके बाद आता है फुटबॉल, फुटबॉल में कितने होते हैं? तो फुटबॉल में होते हैं 11 प्लेयर। उसके बाद आते हैं क्रिकेट, क्रिकेट में अगर हम बात करें तो क्रिकेट में होते हैं 11। उसके बाद अगर हम बात करें हॉकी, तो हॉकी में जो प्लेयर होते हैं उनकी संख्या होती है 11। उसके बाद अगर हम बात करें रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15।
उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंपोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण आपका नेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज सारे बताऊंगा, इंपोर्टेंट दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, यहां से हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट डेज। अगर हम बात करें 9 जनवरी को होता है इंडियन माइग्रेट डे, वर्ल्ड हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी। ठीक है मेरे भाई। अगर हम बात करें विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, हम तो इसको ब्लैक डे बोलते हैं क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। मार्च की बात करें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, और आज कितनी तारीख है, आज है 4, तो आज क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, वर्ल्ड डिसेबल डे 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीद दिवस 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। और अगर हम आगे बढ़े, फूल डे या अप्रैल फूल डे 1 अप्रैल, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे 10 अप्रैल, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डे 18 अप्रैल, भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। ठीक है मेरे भाई। वर्ल्ड कॉमेडी डे वन द फर्स्ट संडे ऑफ मे, इंटरनेशनल लेबर डे या लेबर डे 1 मई, नेशनल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई, नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे 11 मई, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई, कॉमनवेल्थ डे 24 मई, वर्ल्ड आपका उसके बाद विश्व मलेरिया दिवस 25 मई, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे 12 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून। उसके बाद अगर बात करें, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, इनकम टैक्स डे 24 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, वर्ल्ड ट्राइब्स डे 9 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे या मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त, टीचर्स डे या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती 5 सितंबर, और इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, शिवांश सर बर्थडे 26 सितंबर, हालांकि इसमें नहीं लिखा हो, मेरा बर्थडे है इसलिए मुझे याद है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर या लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर,
एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, नेशनल पोस्टल डे 10 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर, नेशनल यूनिटी डे या सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती 31 अक्टूबर, नेशनल लीगल लिटरेसी डे 9 नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, चिल्ड्रंस डे या जवाहरलाल नेहरू जयंती 14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, उसके बाद विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, उसके बाद आपका विश्व पर्यावरण हो गया, नेशनल लॉ डे राष्ट्रीय विधि दिवस कानून दिवस 26 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर। उसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुण्यतिथि 6 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विजय दिवस भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 16 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस या श्रीनिवास रामानुजन जयंती 22 दिसंबर, किसान दिवस या चौधरी चरण सिंह जयंती 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया दिसंबर तक। अब हमारा आ गया लास्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। और मुझे लगता है कि हमने पूरी स्टैटिक जीके का 1.5 घंटे में पूरा रिवीजन करवा दिया, बहुत शानदार तरीके से थ्योरी को। ठीक है, जैसे अब हम करेंगे आसियान डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, सदस्य 69, स्थापना वर्ष 1956। आपको सदस्य याद नहीं रखने पे फोकस करना, हेडक्वार्टर और स्थापना वर्ष पे फोकस करना है, सदस्य कभी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी में 1944 में स्थापना हुई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आप याद रखना, हेडक्वार्टर रोम इटली में, स्थापना वर्ष 1944। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1949। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मुख्य हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, स्थापना वर्ष 1945। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्टैब्लिश ईयर 2006। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना वर्ष 1948। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, स्थापना वर्ष 1945। मैंने ये सोच के चीजें करवा रहा हूं कि आप लोगों को सब पढ़ा हुआ है, जब पढ़ा रखा है मुझसे तो उसके लिए रिवीजन के लिए मैंने चीजें आपको प्रोवाइड करवाई है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान यानी आसियान, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, स्थापना वर्ष 1967। संघाई कॉरपोरेशन बीजिंग चीन में, हेडक्वार्टर आपका स्थापना वर्ष 2001। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जिनेवा में हेडक्वार्टर है और 1863 में इसको स्थापना किया गया, स्थापना वर्ष है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, स्थापना वर्ष 1946 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, सदस्य याद नहीं रखने, स्थापना वर्ष 1944। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1924 में इसका स्थापना वर्ष है। मुख्यालय मोनाको और स्थापना वर्ष 1912। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और स्थापना वर्ष 1904। उसके बाद हेडक्वार्टर दुबई UAE में, स्थापना वर्ष 1909। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्थापना वर्ष 1919। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब घराने की अगर हम बात करें तो हमें ये प्रमुख 10 घराने पढ़ने होते हैं। तो देखिए, ग्वालियर, आगरा, किराना, बनारस, जयपुर, अतरौली, रामपुर, सैशवान, पटियाला, दिल्ली, भिंडी, मेवाती। अगर हम बात करें प्रश्न कैसे बनेंगे, जैसे पहला घराना है ग्वालियर घराना, हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां संस्थापक हो गए,
बालकृष्णा बुवा आपका इचल करिजकर, विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ओमकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास और वीना सहस्त्रबुद्धे इनके एक्सपोनेंट हैं और ये इनके फाउंडर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आगरा घराना। आगरा घराने के हाजी सुजान खान, उस्ताद गग्गे खुदाबख्श, और इस एक्सपोनेंट की बात करें फयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकनी, ये इसके क्या है आपके एक्सपोनेंट है, प्रतिपादक। संस्थापक अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान किसके भाई, किराना घराने के। स्वाई गंधर्व सुरेश बाबू माने, प्रभात्रे, हीराबाई, मणिक वर्मा, सुरेश बाबू माने, गंगूबाई। डिटेल में पढ़ा रखा है, अभी सिर्फ रिवीजन चल रहा है। तो अभी पूछा गया था इस बार आपका गंगूबाई किसकी प्रतिपादक है, किराना घराने की। नेक्स्ट बड़े भाई बनारस घराने के राम साहे इसके संस्थापक है। पंडित किशन महाराज, अनोखे महाराज, कंठे महाराज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार, ये सब किसके संबंध रखते हैं, बनारस घराने से संबंध रखते हैं। उसके बाद जैसे शहनाई वादक है, पहले उसमें पढ़ाया था मैंने शुरुआत के रिवीजन में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित राम साहे मिश्र किसके हैं भाई, इनका शहनाई से संबंधित है। कंठे महाराज, अनोखे महाराज, किशन महाराज, गुदई महाराज तबला वादक से संबंध है। पखावज मृदंग वादक बनारस के पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्रा, इनका संबंध पखावज से। पंडित रविशंकर सितार वादक, ये सब संबंध रखते हैं बनारस घराना से। वहीं पर आता है आपका जयपुर अतरौली घराना, संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान, और प्रतिपादक की बात करें मल्लिकार्जुन मंसूर, केशरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, आपका श्रुति सदोलीकर, पद्मा तलवलकर, अश्वनी भिड़े, इनका संबंध जयपुर अतरौली घराने से। उसके बाद रामपुर शहशवान घराना, उस्ताद इनायत खान, और उसके बाद एक्सपोनेंट की बात करें गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद निशार खान, उस्ताद राशिद खान। अगर हम बात करें पटियाला घराना, पटियाला घराना उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद अली बख्श इसके संस्थापक है। बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, राजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देनी और नैना देवी, परवीन सुल्तान, इनके आपके क्या है एक्सपोनेंट यानी प्रतिपादक। दिल्ली घराने की बात करें उस्ताद मम्मन खान, प्रतिपादक में आएगा चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान, कृष्णा बिस्ट। उसके बाद भिंडी बाजार घराना, उस्ताद छज्जू खान संस्थापक है, उस्ताद अमन अली खान, आपके शशिकला कोरटकर साहब, अंजनी बाई मालपेकर इसके एक्सपोनेंट है। मेवाती घराने की बात करें घग्गे नजीर खान, प्रतिपादक की बात करें पंडित जसराज, ठीक है, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभयंकर, इनका संबंध किससे है आपके मेवाती घराने से। मेहर घराना महाराजा बेनी सिंह जूदेव इसके संस्थापक है, बाबा अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान इसके एक्सपोनेंट है। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट बुक, और इसके बाद आएगा 5 ईयर प्लान और फिर हो जाएगा आपका कंप्लीट रिवीजन। तो मेरे दोस्त आगे बढ़े, रामायण। रामायण अलग अलग प्रकार से गिनने पर 200 से 1000 तक संख्या में विविध रूपों में मिलती है। इनमें से संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, आर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। रामायण का संस्कृत अनुवाद क्या है मेरे भाई, वाल्मीकि है। और रामायण का अवधि अनुवाद कौन करते हैं, तुलसीदास जी करते हैं। संस्कृत अनुवाद कौन करते हैं, वाल्मीकि जी। उसके बाद अंग्रेजी अनुवाद आरटीएच ग्रिफ्थ, फारसी अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, उर्दू अनुवाद राणा लखनवी, रामायण का बांग्ला अनुवाद कृतिवास ओझा। महाभारत इसके अन्य नाम याद रखना, भारत जय, जय शहीता, रचयिता वेद व्यास। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करवाया, अकबर ने करवाया। किस नाम से करवाया, यानी महाभारत को रज्मनामा के नाम से जानते हैं फारसी में। किसने किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। अंग्रेजी अनुवाद किसारी मोहन गांगुली। उसके बाद महाभारत तमिल अनुवादक रामानुजनाचार्य, भारत के बांग्ला अनुवादक काली प्रश्न सिंह। महाभारत का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा किया गया है। महाभारत का इटली अनुवाद बिकेल केरवाकर के द्वारा किया गया। फ्रांसीसी अनुवाद आपका इप्पोलित फोस के द्वारा किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें गीता, महाभारत में 18 पर्व उसमें एक है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में आपका श्रीमद् भागवत है। कृष्ण भगवान अर्जुन जी को यहाँ पर उपदेश देते हैं। इसके रचयिता, यहाँ पर देखो डायमीटर लिख दिया है, इंग्लिश ट्रांसलेटर में व्यास है, ठीक है जी, ये डायमीटर गलत लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है।
अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने 1785 में किया। उर्दू में अनुवाद मोहम्मद मेहरू अल्लाफ ने किया। अरबी में अनुवाद अल फतेह कमांडो ने किया और रूसी में अनुवाद नेवी कॉव के द्वारा किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपोर्टेंट बुक, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, रजत रंगनी कलहन, कथा सरित्र सागर सोमदेव, कामासूत्रा वात्स्ययन। उसके बाद स्वप्नवास दत्तम भास, बुद्धा चरित्र अश्वघोष, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, अभिज्ञान शकुंतलम विक्रम मौर्यवंशम रघुवंशम कालिदास। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े अमरकोश अमर सिंह, पंच सिद्धांतिका व्रत संहिता व्राहमिहिर, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टीय आर्यभट्ट, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिशार कामंदक, अहोल प्रशस्ति रविकृति ने लिखी है, इंडिका मैगस्थनीज, अर्थशास्त्र कौटिल्य, चरक संहिता चरक, लीलावती गणित की पुस्तक है भास्कर जी के द्वारा, हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट, गाथा सप्तशती हॉल, अष्टाध्याय पाणिनि, जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन है महाभाष्य पतंजलि, नेसद चरित श्रीहर्ष, मृचकटिकम शूद्रक, गीत गोविंद जयदेव, नवरत्न वीरसेन। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री की बिल्कुल फास्ट रिवीजन इसे ही कहते हैं मेरे दोस्त, मजा भी आ रहा होगा आपको। तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा बाबर के द्वारा, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। उसके बाद गीत गोविंद जयदेव, स्पीड पोस्ट सोभाडे, आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, बुद्धा चरित्र अश्वघोष, यामा महादेवी वर्मा, मालगुडी डेज आर के नारायण, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। उसके बाद अगर हम बात करें आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद कासिम, माशिर ए आलमगिरी साकी मुस्तैद खान और शाहनामा फिरदौसी, यहां पर मैंने 2 बार बता दी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक लिखेगा द इंडियन स्ट्रगल आइडिया ऑफ नेशन, राष्ट्र का भारतीय संघर्ष विचार, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदनी, कपाल कुंडला, विश्व वृक्ष, ये किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत में अर्थव्यवस्था राष्ट्रवाद का उदय और विकास, इंग्लिश में याद रखना, द राइज एंड ग्रोथ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्रा। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। जैसे गाइड आर के नारायण, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी। रिवीजन देखो मजा आ रहा होगा। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, डिवाइन लाइफ शिवानंद, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। जीभ चिपक जाती ज्यादा देर तक बोलने के लिए, ज्यादा देर तक बोलते बोलते जीभ चिपक जाती है। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बाड़ू। ठीक है मेरे भाई। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अटल बिहारी वाजपेयी की 3 डेकेड्स ऑफ पार्लियामेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। आई एम नो मशीहा, यहां पर मशीहा की स्पेलिंग गलत है दोस्त, जो गलत है वो उसको मैं बता रहा हूं साथ साथ। मसीहा की स्पेलिंग होती है MESSIAH। ठीक है। सोनू सूद, योर बेस्ट डेज टुडे अनुपम खेर, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, वन अरेंज मर्डर चेतन भक्त। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद गोदान, कर्म भूमि,
मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, कर्मभूमि गबन है, ये तीनों पुस्तक मुंशी प्रेमचंद। अब 5 ईयर प्लान हमारा टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना। अगर हम इसकी बात करें ना दोस्त, भारत में पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना। भारत में पंचवर्षीय योजना का संचालन योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। योजना आयोग एक सरकारी निकाय था जिसका उद्देश्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना था। इसका गठन योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को किया गया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते थे और वो इसके अध्यक्ष बने थे और इसके प्रथम उपाध्यक्ष बने थे गुलजारी लाल नंदा। इसकी जिम्मेदारी क्या थी? योजना आयोग की 2 प्रमुख जिम्मेदारी थी। पहली, प्राथमिकता का निर्धारण करके योजनाओं का निर्माण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना। दूसरा था योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। अगर हम बात करें भारत की पंचवर्षीय योजना की बात करें, योजना के क्रियान्वयन को देखने के लिए एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि 6 अगस्त 1952 को बनाई गई थी, के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था। ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ रूस में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू किया था। ये हमने कंसेप्ट यूएसएसआर से लिया था। यानी 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट हमने कहां से लिया था? यूएसएसआर से। भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसके बाद भारत सरकार ने 5 साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया। उसके स्थान पर एक नीति आयोग आ गया। जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको डिक्टो समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं, एक का रिवीजन हो रहा है, एक को नेगेटिविटी। अरे सर किताब से पढ़ लेते तो फिर क्लास में भी आने की जरूरत नहीं थी। मेरे भाई इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्थिक योजना का जनक किसको कहते हैं? सर विश्वेश्वरैया को कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीजें मैंने तैयार की है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता थी कृषि विकास। योजना सफल साबित हुई। लक्ष्य रखा गया था 2.1, हासिल हुआ 3.6। इसमें भाखड़ा नागर डैम, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुंड डैम, मैटूर डैम इंग्लिश में ये रहा, और दामोदर घाटी परियोजना आदि इसी में बनी। 1956 में 5 आईआईटी भी शुरू किए गए इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर। सेकंड आ जाती है 1956 से 61 तक। इस योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित माना जाता है। इसकी पहली की प्राथमिकता थी कृषि विकास, इसकी प्राथमिकता थी औद्योगिक विकास। लक्ष्य रखा गया 4.5, प्राप्त हुआ थोड़ा सा कम 4.2। भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हो गया, राउरकेला इस्पात संयंत्र हो गया, ये इसी में कार्य हुए। भारत सहायता क्लब की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई। तीसरा, पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई कृषि और उद्योग को, दोनों को, ठीक है। यानी सेल्फ, ठीक है, यानी सेल्फ इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आपकी बात यहां पर की जा रही है। और इसी बीच में लेकिन भारत चीन का युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, और इसी बीच में जब आफत आती, चारों तरफ से आती, सूखा पड़ गया। तो ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी गई। हरित क्रांति की शुरुआत हालांकि इस योजना के अंदर हो चुकी थी। मॉडल था सैंडी सुखमणि चक्रवर्ती, पीसी महालनोबिस। कार्य हुआ था, रुपए का मूल्यन हुआ था, ठीक है, डिवोल्यूशन हुआ था। और याद रखना, बोकारो आयरन स्टील कंपनी ओपन की थी रूस के सहयोग से, ठीक है। यूटीआई, आईबीडीआई, एफसीआई कंपनी यहां पर ओपन की गई थी। इसको योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश। तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल के कारण सरकार प्लान हॉलीडे करने पर मजबूर थी। इस काल में वार्षिक योजनाएं चली, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल कहते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं चली थी इसलिए इसको, हाँ जी। चौथी पंचवर्षीय योजना, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। योजना का प्रारूप डी.आर. गाडगिल उपाध्यक्ष, इसे गाडगिल योजना भी कहते हैं, और मॉडल है अशोक रुद्रा एंड ए.एस. मात्रे। कार्य हुआ, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। आपके बाद स्माइलिंग बुद्धा, जो भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। सूखा संभावित कार्यक्रम चलाए गए थे, इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। लक्ष्यता प्राप्ति कम मिली थी। इस योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी, हरित क्रांति टॉप पे थी। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में 4 वर्ष में बंद कर दी गई थी। मॉडल डीपी धर मॉडल था। उद्देश्य था गरीबी निवारण एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
इसमें गरीबी हटाओ का नारा पहली बार दिया था और 20 सूत्रीय फॉर्मूला भी दिया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इसी योजना के तहत की गई थी और भारतीय में आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो भी इसी टाइम पीरियड पर की गई थी, इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन हुआ था। 4 वर्ष तक इंदिरा गांधी की सरकार चली, उसके बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सत्ता पर आई तो इसे पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही खारिज कर दिया। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को लागू किया गया। रोलिंग प्लान क्या था? 78 से लेकर 1980 तक। रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है, 5 साल में नहीं, ईयर वाइज किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है और परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। रोलिंग प्लान जो है ये गुरनार मेडल द्वारा प्रतिपादित एशियन ड्रामा पुस्तक में लिखा गया है। भारत में लागू करने का श्रेय आपका जाता है डी.टी. लक्कड़वाला। ठीक है, नोट करके रखिएगा। इसके बदले में 1980 में इंदिरा गांधी ने के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। वही है, विपक्ष जो लेके आएगा पक्ष में आते उसको कैंसिल कर देंगे। छठा पंचवर्षीय योजना 80 से 85 में रहा। रोजगार पर ध्यान दिया गया, बस इतना याद रखना, उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद रखना 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और ठीक है, उसके बाद 7वीं 85 से 90 तक प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पे दी गई 1985 से 90 में। लक्ष्य था 5% प्राप्ति 6.1%। ठीक है, ओके। और पहली बार गरीबी की माप की गई थी लक्कड़वाला समिति के द्वारा। जवाहर योजना की शुरुआत यहां पर मानी जाती है। यह योजना अवकाश का समय था जिसमें वार्षिक योजना चलाई गई थी। 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार संकट का सामना करना पड़ा था जिसमें मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने अच्छे से संभाली थी। ठीक है, और उसी समय एलपीजी पॉलिसी आई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 92 से 97 में, मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर है। ठीक है, इस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य कृषि मानव संसाधन का विकास। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। लक्ष्य था, प्राप्ति इतनी हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया और 10वीं में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना, सामाजिक न्याय एवं समानता की बात की गई थी और अगले 10 वर्ष में आय को दोगुना करना। ठीक है, आज भी किए जाते हैं ऐसे वादे, लेकिन होते हैं। अब एकदम तो सब तो अमीर नहीं बन सकते, अब उसके आंकड़े अलग अलग होते हैं। उसके बाद प्राथमिकता तीव्रता और समावेशी विकास, ये प्राथमिकता पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में। शिक्षित बेरोजगारी 5% से कम करना, 5% से अधिक वनारोपण में वृद्धि, और ये सबसे अधिक वृद्धि करने वाली पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं ये लास्ट योजना है 2012 से 17। ठीक है, और ये हमने पूरी की पूरी मेरे भाई कंप्लीट चीजों का हमने क्या कर दिया, रिवीजन कर दिया। ठीक है दोस्त, तो ये स्टैटिक जीके का क्विक रिवीजन हमने कर दिया, शुरुआत से लास्ट तक आपने देखा। उम्मीद है आपको 1-1.5 घंटे में बहुत अच्छे से पूरी स्टैटिक जीके के इंपोर्टेंट टॉपिक का मैंने रिवीजन करवा दिया जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। ऐसे तो मैं स्टैटिक जीके विद थ्योरी प्लस क्वेश्चन पूरे 50 से 60 घंटे 70 घंटे में पढ़ाता हूँ, बट ये उसका मैंने क्योंकि क्लास में लिखवाने का टाइम भी देते हैं, टेस्ट भी लेता हूँ बीच में, लेकिन ये मैंने वो करवा दिया जिन बच्चों ने मुझसे 50-60 घंटे पढ़ा है। अगर वो 1.5 घंटा पढ़ लेंगे तो उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसे कहते हैं स्टैटिक जीके का क्विक रिवीजन। तो सभी को मेरे भाई राम राम, जय श्री श्याम। जिस बच्चे ने पूरी क्लास देखी, मुझे पूरी उम्मीद है उसको मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। जय हिंद, जय श्री श्याम। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैटिक जीके का, किसका, स्टैटिक जीके का क्विक रिवीजन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, बहुत सारा प्यार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।